हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS में। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पॉलिटी को कंप्लीट करा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाया। थोड़ा सा एग्ज़ाम की वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि कंटिन्यूसली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है। तो हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला को हम कवर कर रहे थे, जो इंडियन पॉलिटी को हम कवर कर रहे थे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हम पढ़ रहे थे उद्देश्य, मतलब अपना जो अगला टॉपिक है वो है उद्देशिका। ठीक है नी। तो आज हम उद्देशिका को पढ़ेंगे, जिसे प्रस्तावना भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने देखो यहाँ उद्देशिका लिखी हुई है, इसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम इसे फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझेंगे। तो जैसे आपके पास सबसे पहले उद्देशिका में दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, तो यानी कि जो संविधान की शक्ति है, शक्ति कहाँ से आती है? जनता से। यानी कि जो भारतीय संविधान कहाँ से शक्ति प्राप्त करता है? शक्ति जनता से प्राप्त करता है। हम भारत के लोग, यही क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीय संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है? तो जनता। ठीक है नहीं। तो शक्ति कहाँ से मिलती है? जनता से। तो पहला क्वेश्चन ये आपका बना। फिर दूसरा आपके पास, भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है नहीं, तो ये जो क्रम है, PCS में क्वेश्चन पूछा जाता है या IAS में, तो ये क्रम पूछ लेता है कि संप्रभुत्व, समाजवादी, आगे पीछे रख देगा पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और इन्हें क्रम में लगाइए जैसे कि ये प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। तो आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न आएगा, समाजवादी आएगा, फिर पंथनिरपेक्ष आएगा, फिर आपके पास लोकतंत्रात्मक गणराज्य आएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है नहीं। और ये जो पंथनिरपेक्ष शब्द है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे उस चीज़ को। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन प्रकार की जो न्याय की व्यवस्था हमारी जो प्रस्तावना है उसमें की गई है। तो अगर क्वेश्चन ये बन के आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तीन प्रकार के, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रस्तावना। तो सामाजिक, आर्थिक, न्याय की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के न्याय की बात? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा आपके पास 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को माना गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन यही बनकर आता है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, या प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है? 5 प्रकार की। और क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि नाम दे दें, पाँचों नाम दे दें, और एक नाम को गलत मतलब लिख दें और कह दें कि बताइए कौन कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में इंगित है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विश्वास, या विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, ऐसा करके आप याद रख सकते हो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी मिलेगी और अवसर की समता भी मिलेगी प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, आज हम 15 अगस्त को आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मनाएंगे, 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे। तो भारतीय जो संविधान है वो कब लागू किया गया? अगर ये आता है कब लागू किया गया, मतलब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है नहीं। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये जो 3 वर्ड है ना, देखो कहीं से क्वेश्चन आप ये मत सोचो, जो आपका सिलेबस है, जो बुक है आपके पास, जो कंटेंट है, वहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। बस क्वेश्चन को क्या होता है, थोड़ा सा चेहरा बदल दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन बनकर आ जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, ना कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान
लागू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित ही बोल देगा कि संविधान को कब अधिनियमित किया गया। अब वर्ड अधिनियमित आ गया तो बच्चे यहीं घूम जाएंगे कि अधिनियमित क्या होता है यार। तो आपको याद रखना, अधिनियमित कह दे या आत्मसमर्पित कह दे, तीनों वर्डों में से कोई से भी कह दे तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको याद रखना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार देख लेते हैं, क्या हमें मतलब प्रस्तावना में बातें याद रखनी है। अभी सिनॉप्सिस से तो मैं बताऊंगा ही आपको, लेकिन एक बार प्रस्तावना को हम पढ़ के याद रख लेते हैं कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान में पावर किसके हाथ में है? जनता के। संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये क्रम याद रख लेना, क्रम बहुत बार पूछा जाता है। बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों, और पंथनिरपेक्ष शब्द जो है ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ठीक है नहीं, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, ठीक है नहीं। तो कभी कभी क्वेश्चन में 3 भी लिख देगा या फिर ये नाम दे देगा, एक आध न्याय और जोड़ देगा और कह देगा कौन कौन से न्याय प्रस्तावना में या संविधान में शामिल किए गए हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है नहीं। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को। तो ये जो एकता, अखंड है, अखंडता है, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है नहीं, 42वें संविधान द्वारा संशोधन द्वारा। तो ये भी आपके पास याद रखना, ठीक है नहीं। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। अगर अंगीकृत आता है तो भी यही है, अधिनियमित आता है तो भी यही है 26 नवंबर 1949, और आत्मसमर्पित आता है तो भी यही है। तीनों वर्डों का मतलब एक ही है, ठीक है नहीं। ये ध्यान कर लेना, तीनों वर्ड जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही बताएंगे। अगर लागू कहता है संविधान कब लागू हुआ, ये संविधान के सारे प्रावधान कब लागू हुए, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे, ठीक है नहीं, 15 प्रावधान लागू हुआ, और बाकी सब 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ये प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा आपके मैंने मोटा मोटा बताया। अब हम सिनॉप्सिस के माध्यम से प्रस्तावना को पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो उद्देशिका। प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोला जाता है। तो उद्देशिका प्रस्ताव को सबसे पहले प्रस्तुत कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। पहला क्वेश्चन बना आपका। प्रस्तुतकर्ता कौन थे, किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन बनता है अंगीकार कब किया, ठीक है नहीं। प्रस्तावना को कॉन्स्टिट्यूशन में अंगीकार कब किया, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कब किया गया, तो 22 जनवरी 1949 को। 22 मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, 26 जनवरी को लागू हुआ। और लेकिन प्रस्तावना को संविधान का पार्ट कब बनाया गया, 22 जनवरी 1949 को प्रस्तावना को संविधान में अंगीकार किया गया। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाते हैं। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना की मैं मतलब बात करूँ उद्देशिका की, तो इसके मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो मूल तत्व यही हैं: संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये चारों का क्रम याद रख लेना, क्रम बहुत आता है, ठीक है नहीं। तो ये क्रम आपके पास याद रख लेना आपको। तो ये मूल तत्व हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनकर कहा जाता है कि प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं, तो संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है नहीं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है नहीं। भारत संप्रभुत्व संपन्न है, यानी कि भारत अपने निर्णय खुद लेगा, किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। समाजवादी आपके पास भारत में जो शासन है वो लोक कल्याणकारी शासन के लिए सरकार काम करती है। पंथनिरपेक्ष, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और राज्य जो है सभी धर्मों के प्रति मतलब सभी धर्मों को प्रोत्साहन के लिए काम करती है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का जो सबसे बड़ा प्रधान राष्ट्रपति भी आपके पास चुना जाता है, ना कि आपके पास यहाँ राजतंत्र है, ठीक है नहीं। तो गणराज्य भारत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बड़े से बड़ा पद भी, राष्ट्रपति भी चुना जाता है जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उसके बाद उद्देशिका में देखेंगे कितने प्रकार की समता को शामिल किया गया है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को, ठीक है नहीं।
तो 2 प्रकार की समता शामिल किया गया है। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय को शामिल किया गया है। और उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अगर ये क्वेश्चन आता है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार के न्याय हैं और 2 प्रकार की समता है। तो ये क्वेश्चन अलग होना, 2 प्रकार नंबरों में आ जाएगा लिखा हुआ, या फिर ये नाम दे देगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो नाम देगा या फिर नंबर में, और यहाँ भी इसी टाइप से। तो ये देखो बहुत आसान है, मोटी मोटी चीज़ें एकदम आपके याद हो जाएंगी। जैसे मैंने ये आपको क्लास में बताया फिगर के माध्यम से, सेम ऐसे आप एक बार और सुन लोगे वीडियो को, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन द्वारा कुछ शब्दों को शामिल किया गया। कौन कौन से शब्द? समाजवादी शब्द को शामिल किया गया, पंथ निरपेक्षता को और अखंडता को। ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किए गए हैं। पहले नहीं थे ये प्रस्तावना में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, क्वेश्चन ये भी आता है 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए गए। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन द्वारा काफ़ी बड़े स्तर पर चेंज किया गया संविधान में, ठीक है नहीं। अब बात आती है कि उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय, मतलब निर्णय है प्रस्तावना पर। तो ये केस हैं, जैसे बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में धारणा प्रस्तुत की गई प्रस्तावना की, ठीक है नहीं। और केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना को स्वीकार किया कि संविधान का पार्ट है, ठीक है नहीं, संविधान के भाग के रूप में हम देख रहे हैं। शुरू में बेरुवारी, बाद में अस्वीकार किया था, लेकिन केशवानंद भारती जो मामला है, जो आपके पास जो 1973 में आया, उसमें मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, ये मूल ढांचे का भाग है। यानी प्रस्तावना में चेंज तो हो सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे को आपके पास ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कुछ परीक्षा महत्वपूर्ण और क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा आपके पास उद्देशिका को या प्रस्तावना को कहा गया है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा जो है वो किसे कहा? अगर डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में आए तो इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, जो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार में शामिल है, ठीक है नहीं। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में आए कि संविधान की आत्मा उन्होंने किसे कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 के तहत जो शामिल मूल अधिकार है। और अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए कि मतलब किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, ठीक है नहीं। तो ये आप याद रख लोगे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री भी किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा, क्योंकि इसमें जो है किसी भी राष्ट्र का जो मूल विचार है, जो राष्ट्र के मूल तत्व हैं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और ये प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना को कहा। तो अगर ये क्वेश्चन बनकर आता है पवित्र दस्तावेज किसने बोला, तो बी.आर. अम्बेडकर ने। अगर ये क्वेश्चन बनकर आता है राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। तो ये दोस्तों प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि इसी टाइप से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको सारी पॉलिटी को मुझे कवर कराना है। और कोशिश यही रहेगी, अब मैं वीडियो में कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।